नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे डिस्कस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की डेट आ गई है। ये परीक्षा अब 11 अक्टूबर को होने जा रही है। तो अब अगर आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें जो पेपर होते हैं, जो आपको समय मिलता है, क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कभी कभी यूपी पीसीएस में 15 से लेकर 21 प्रश्न तक पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक से आपको बीईओ, आरओ, एआरओ आदि में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है क्वाशियोरकर। और एक प्रश्न और भी है, यूपी पीसीएस इसे अक्सर पूछता है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा तत्व मदद करता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन के पाचन के लिए जो तत्व जो मदद करता है बॉडी में उसका नाम है प्रोटीयस। ठीक है, तो जो प्रोटीयस है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये प्रोटीन को जो है पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, पेप्टाइड्स में। और इस वजह से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि प्रोटीन को प्रोटीयस की मदद से मानव शरीर में उसको पाचित यानी कि उसका पाचन किया जाता है और प्रोटीयस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। बात करते हैं मरेस्मस के बारे में। तो यह एक ऐसा रोग है जो कि लॉन्ग टाइम फास्टिंग यानी कि जब आप दीर्घ समय तक, लंबे समय तक जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो उसके बाद ये रोग हो जाता है। टीबी जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ये रोग जो होता है जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। याद रखिएगा, कभी कभी लोग समझते हैं कि जो टीबी होता है ये वायरस की वजह से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है इसका जो कारण है वो एक वायरस है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रूबी नामक रत्न के गुलाबी होने का क्या कारण है। रूबी नामक रत्न जो कि लाल गुलाबी रंग का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं सबसे पहले कि रूबी नामक जो रत्न होता है उसका जो मुख्य संगठक है वो क्या है। तो मुख्य संगठक है इसका एल्यूमिना, और एल्यूमिना के अंदर होता है क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन बी क्रोमियम ही वह कारण है जिसकी वजह से रूबी नामक जो रत्न होता है वो गुलाबी दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि रूबी नामक रत्न के गुलाबी होने का जो कारण है उसके अंदर मौजूद क्रोमियम होता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सूक्ष्म जीव के बारे में। वो फफूंद नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो नाम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नाम होता है बैसिलस। बैसिलस, आगे इसका नाम है भूरी एनजीएसिस। ठीक है, इसका नाम क्या है, बैसिलस भूरी एनजीएसिस। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मतलब इसको जो क्या किया जाता है कि जो भी बीटी पौधे होते हैं, जैसे कि बीटी बैगन हो गया या फिर बीटी कपास हो गया, तो उसके बैचलेस में इसको प्रवेश करा दिया जाता है। और बैक्टीरिया का जो क्राई नामक जीन होता है, इसका एक जीन होता है जिसको क्या कहते हैं, क्राई नामक एक जीन होता है। तो इस जीन को जब हम प्रवेश करा देते हैं किसी पौधे के अंदर तो उसे हम कहते हैं बीटी कपास। तो ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधा होता है उसमें खुद ही कीटनाशक प्रभाव पैदा करने लगता है वो, और उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और पैदावार बढ़ जाती है। तो बेसिलस बुरेंजिएसिस एक भूमिगत बैक्टीरिया है और इसकी खोज की गई थी 1902 में। और इसकी खोज किसने की थी, एक जापानी वैज्ञानिक थे, इनका नाम था इसी वाटा। नाम याद रखिएगा, इनका नाम था इसी वाटा, जिन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं डालते हैं, बैक्टीरिया का एक जीन होता है जिसको क्राई कहते हैं। क्राई जीन को जब हम पौधे में प्रवेश कर देते हैं तो पौधा जो होता है वो कीटनाशक गुण को प्रदर्शित करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मांसपेशियों में
थकान किस तत्व के एकत्र होने से होने लगती है? तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। जब हम अधिक श्रम करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन अगर अपर्याप्त पहुंच रहा है तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और बाद में ये जो लैक्टिक एसिड है वो थकान की मुख्य वजह बन जाती है। तो याद रखिएगा कि थकान की जो मुख्य वजह है वो लैक्टिक एसिड है। ठीक है। और क्या होता है कि कठोर श्रम के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बाधित हो जाती है या कि कम होती है तो ग्लूकोज जो होता है उसका विघटन नहीं हो पाता है, और जब ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है तो उसकी वजह से ये एसिड बन जाता है बॉडी में। शांतिकारक यौगिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड ये एक दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे मरीज जिनको नींद की आवश्यकता होती है तो उसके लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, KBr। ये एक साल्ट होता है जिसकी अल्प मात्रा देने से व्यक्ति को शांति महसूस होती है और वो नींद के आगोश में चला जाता है, यानी कि वो सो जाता है। पाणिनि व पातंजलि ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में ख्यातिलब्ध नाम है। ये आपको बताना ये है कि ये किस राजवंश से संबंधित है, इनका संबंध किस राजवंश से है। ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है शुंग वंश से संबंधित हैं दोनों लोग। और बेसिकली देखा जाए तो शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके दरबार में ये लोग रहते थे। ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखना, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और पुष्यमित्र शुंग का जो शासन काल था वो माना जाता है कि 195 से लेकर 142 BC से पहले माना जाता है। ठीक है। ईसा पूर्व से पहले ये माना जाता है। और महर्षि पतंजलि तो हमेशा से चर्चा में रहे हैं अपने योग सूत्र की वजह से। योग सूत्र इनकी एक रचना है जो कि जो भारतीय हिंदू दर्शन है, भारतीय हिंदू दर्शनों की संख्या कितनी है याद रखना, ये 6 होती है। और ये जो भारतीय हिंदू दर्शन है 6, ये कौन कौन से हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक तो न्याय हो गया, न्याय दर्शन। दूसरा हो गया यहाँ पर वैशेषिक दर्शन। उसके बाद एक होता है सांख्य दर्शन, ये 3 हो गए। चौथा दर्शन है योग दर्शन। पांचवा होता है मीमांसा। ठीक है। और उसके बाद होता है वेदांत। तो ये 6 दर्शन है। तो इसमें जो योग सूत्र है वो लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने और भी कई किताबें लिखी हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो सांख्य योग और इसके अलावा जो चरक संहिता है उसके ये क्या माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है। और ये माना जाता है कि जो महर्षि पतंजलि थे वो गोनर्द जिले से संबंध रखते थे। गोनर्द, तो वर्तमान में जो गोनर्द है वो गोंडा माना जाता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPSC के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखना कि जो प्राचीन श्रावस्ती है वर्तमान में इसकी जो पहचान की गई है वो गोंडा जिले में एक जगह है। ठीक है। गोंडा जिले में एक जगह है जिसका नाम है सेत माहेत। तो इस जगह पर इसकी पहचान की गई है, सेत माहेत नामक जगह पर, जो कि गोंडा जिले में स्थित है। और प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो माना जाता है अर्धचंद्राकार। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऋग्वेद में तो वहाँ पर आपको कुभा और क्रमु नाम की नदियों का उल्लेख मिलता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि जो आर्य थे वो कुभा और क्रमु से लेकर गंगा के तट तक यानी कि गंगा के मैदान तक ये फैले हुए थे। इनका विस्तार काफ़ी अधिक था। वर्तमान में जो कुभा है इसका नाम बदलकर अब काबुल हो गया है, और जो क्रमु नाम की नदी थी अब इसका नाम कुर्रम नदी कर दिया गया है। ठीक है। तो इन दोनों नदियों का मिलना इस बात का प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यह उत्तर प्रदेश स्पेशल एक क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। तो आल्हा नामक जो लोकगीत है वो बुंदेलखंड से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बिरहा जो ये पूर्वांचल में गाया जाता है, ये भी सही है। चैती रोहिलखंड में नहीं बल्कि चैती जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और ये जो लोकगीत है वो चैत के महीने में गाया जाता है। अगर आप हिंदी महीनों के नाम लेंगे तो जो चैत है वो पहला महीना होता है और ये फागुन के बाद आता है। फागुन लास्ट महीना होता है हिंदी में। तो आपको हिंदी महीनों का नाम भी पता होना चाहिए। कजरी जो होती है ये अवध में गाई जाती है, और ख़ास तौर से जो कजरी होती है ये
सावन के महीने में गाई जाती है। झूले पर बैठने वाली जो महिलाएं होती हैं वो इस लोकगीत को गाती हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा शासक था घटोत्कच। और उसके बाद तीसरा शासक हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज बना था वो, उपाधि धारण की थी। और ये सबसे प्रभावशाली राजा हुआ था जिसने जो है सिक्कों को जारी किया था। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना। और इसी के साथ एक बात और भी कि यहाँ पर जो पूरी वंशावली है वो यहाँ पर दी गई है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की जो वंशावली है वो 320 CE से लेकर 550 CE तक है। मतलब ये जो है BC नहीं है, CE है। तो श्रीगुप्त ने जब गुप्त वंश की स्थापना की थी तो उसने किया था इसे सन 240 में स्थापित। 280 तक श्रीगुप्त शासन किया। उसके बाद आता है घटोत्कच 280 से लेकर 319 तक। और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का शासनकाल जो माना जाता है वो 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक, यानी कि 15 साल तक का शासनकाल माना जाता है। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 से लेकर 380, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक समुद्रगुप्त ने भारत पर शासन किया था। तो ये पूरी वंशावली है। इसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है शक संवत, जिसकी स्थापना हुई थी सन 78 78 में। ठीक है, 1900 नहीं, 0078। तो ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल सन 319 से शुरू हुआ, ये भी सही है। और एक बात और भी याद रखना कि गुप्त काल ये सन 319 से इसलिए माना जाता है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो 319 से 320 में शासक बना था, इसलिए माना जाता है कि गुप्त काल जो था वो 319 से शुरू हुआ माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रभावशाली राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है भारत में मुसलमान शासन का युद्ध। एक्चुअली में प्रश्न ये है कि भारत में मुसलमान शासन का जो प्रारंभ है वो 1192 के युद्ध से शुरू हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था। 1191 में पहला युद्ध हुआ था। तो 1192 से भारत में मुसलमान शासन का आरंभ माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सभी विकल्प हैं वो सही हैं। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुवत अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में, ये भी सही है। मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में है जामा मस्जिद। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं, लेकिन कुवत अल इस्लाम ये अजमेर में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए को हम आंसर करेंगे। कुवत अल इस्लाम ये एक मस्जिद है जो कि कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। और इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाना शुरू किया था और ये बनकर तैयार हुई थी 1196 में। ठीक है, बाद में इसमें और भी सुधार हुए। जो अगले शासक थे उन लोगों ने इसमें सुधार किए थे, लेकिन 1196 में ये बनकर तैयार हो गया था। और ये जो मतलब यहाँ पर जो ये मस्जिद है, इसे देखना चाहते हैं आप तो इसे आप कुतुब मीनार के पास जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब अटाला मस्जिद के बारे में। तो अटाला मस्जिद की स्थापना हुई थी, यानी कि बनवाया गया था इसे 1408 में। और इसका जो निर्माण था वो सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। मालवा का जो जहाज महल है तो ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और मालवा का एक नाम मांडू भी है। माना जाता है कि 1469 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। और गियासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था जहाज महल का। गुलबर्गा के बारे में बात करें तो गुलबर्गा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और वहाँ का जो जामा मस्जिद है इसको कभी कभी जामिया मस्जिद भी कहते हैं, जामिया। तो इसका निर्माण माना जाता है कि 1367 AD में हुआ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे जो कि डिस्कस करने थे और हमने इसी को अच्छे से डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस फसल की खेती भारतीय किसान नहीं करते थे? ये आपको बताना है। गेहूँ, जौ, चावल या फिर
मक्का। तो बताइए कमेंट करके, और इसकी वजह भी आप बताइएगा अगर आपको पता है तो। और फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2020 का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।